हेलो माय नेम इज़ अर्नव एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के बारे में। अभी पे ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 42-43% नीचे में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। और अगर आप आज से 6 महीने पहले की बात करेंगे तो ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 56% नीचे में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही थी। अगर आप हिस्टोरिकली भी बात करोगे तो दिसंबर 2023 से लेके मार्च 2024 के बीच में इस कंपनी में हमें एक 43% का डिक्लाइन देखने को मिला और उसके बाद से पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट बढ़ना शुरू हुआ और बहुत ही छोटे समय में इसमें हमें तकरीबन 620-625% का एक रैली देखने को मिला। सो अगर आप पास्ट वाले प्राइस एक्शन को देखते हैं तो आप में से बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ सकता है, क्या अभी पे हमें पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को बाई करना चाहिए या फिर नहीं। आज की इस वीडियो में पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को हम इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं कि वो क्या मेजर रीजंस थे जिनकी वजह से हमें ये डिक्लाइन देखने को मिला होगा और क्या आने वाले समय में पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के प्राइसेस में हमें कोई उछाल देखने को मिलेगा या फिर नहीं। बिना देरी किए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट क्या कंपनी है और ये लोग क्या बिजनेस करते हैं। तो इस बिजनेस के बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि ये कंपनी एक ईएमएस की कंपनी है। जब भी आप ईएमएस सुनोगे इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की सर्विसेज देना। सिंपल लैंग्वेज में ये वो कंपनीज होती हैं जो दूसरी कंपनीज के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अगर हम पर्टिकुलरली पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की बात करें तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट एसी बनाता है। एसी में 3 तरह के एसी, इंडोर, आउटडोर या फिर विंडो। अब आप सोच के देखो, अगर आप एक एसी को बनाने जाओगे तो कौन कौन से पार्ट्स की आपको जरूरत चाहिए होगी। आपको चाहिए होगा एक प्लास्टिक की बॉडी, उसके साथ कुछ आपको शीट मेटल पार्ट्स, पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, और इसके बाद से आप इन चीज़ों को जब बना लोगे तो एक फाइनली उसे असेंबल करेंगे। और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट यही सारी चीज़ें करता है। डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के लिए ये लोग एसी बनाते हैं, बाद में उन कंपनीज की ब्रांडिंग करते हैं और उसे उन ब्रांड्स को देते हैं और वो ब्रांड्स आपको और मुझको अपने एसी को बेचते हैं। इनफैक्ट अगर हम इनके एसी के बिजनेस के बारे में बात करें तो FY 2025 में इनका जो टोटल रेवेन्यू था उसका 61.8% हिस्सा इस एसी मैन्युफैक्चरिंग वाले ही बिजनेस से आया। अगर हम पिछले 9 महीने की बात करें, यानी कि Q3 FY 2026 तक की बात कर रहा हूँ, सो इन 9 महीनों में जो टोटल रेवेन्यू है उसका 58.2% हिस्सा हमें एसी वाले ही बिजनेस से आते हुए देखने को मिल रहा है। दूसरा प्रोडक्ट जो ये लोग बनाते हैं वो है वॉशिंग मशीन का। तो वॉशिंग मशीन में 2 तरह के वॉशिंग मशीन पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट बनाता है। एक है सेमी ऑटोमेटिक और दूसरा है फुल्ली ऑटोमेटिक। अब आप सोच के देखो, अगर आप वॉशिंग मशीन बनाते हो तो उसमें आपको क्या क्या पार्ट्स की जरूरत पड़ेगी। एक तो आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए होंगे, आपको एक प्लास्टिक की बॉडी चाहिए होगी और भी छोटे छोटे पार्ट्स चाहिए होंगे। सो इस वॉशिंग मशीन में लगने वाले सारे पार्ट्स को पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट बनाता है और फाइनली में इस वॉशिंग मशीन को ये लोग पैक करके डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को दे देते हैं और वो कंपनीज अपने ब्रांड के अंडर में इन वॉशिंग मशीन्स को आपको और हमें बेचती हैं। वॉशिंग मशीन की अगर आप बात करेंगे तो ये इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट OEM की कंपनी है जो सबसे ज़्यादा वॉशिंग मशीन्स को ये लोग बनाते हैं। FY 2025 में अगर हम सिर्फ रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो टोटल रेवेन्यू का 9.2% हिस्सा हमें इस वॉशिंग मशीन वाले बिजनेस से आते हुए देखने को मिला। और अगर आप लास्ट वाले 9 मंथ्स पे बात करेंगे तो 14.2% हिस्सा टोटल बिजनेस का, टोटल रेवेन्यू का हमें वॉशिंग मशीन वाले बिजनेस से आते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये जो ट्रेंड में इजाफा है 9.2% से बढ़ के 14.2%, मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा ग्रीन सिग्नल है। और उसका रीजन ये है, वॉशिंग मशीन का जो बिजनेस होता है उसमें कोई सीजनैलिटी नहीं है। देखिए, जो हम एसी अपने घरों में लगवाते हैं वो कब यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं समर्स में। अगर कड़ाके की गर्मी नहीं पड़ी तो बहुत सारे तो शायद लोग ऐसे भी होंगे जो कूलर से काम चला लेंगे, अपने घरों में एसी भी नहीं लगवाएंगे। लेकिन अगर आप वॉशिंग मशीन की बात करोगे तो चाहे ठंडी हो या गर्मी हो, आपको वॉशिंग मशीन चाहिए ही चाहिए। सो अगर आने वाले समय में इस वाले बिजनेस से हमें रेवेन्यू ज़्यादा आते हुए देखने को मिलेगा तो एक अच्छी बात है, जो इनका रेवेन्यू है उसमें हमें स्टेबिलिटी फिर देखने को धीरे धीरे मिलने लगेगी। तीसरा मेजर प्रोडक्ट जो ये लोग बनाते हैं उनमें आ रहा है एयर कूलर। तो एयर कूलर में ये लोग डिजर्ट कूलर, विंडो कूलर एंड पर्सनल कूलर्स बनाते हैं। ये भी एक तरह से कूलर के भी बिजनेस को अगर आप देखेंगे तो ये भी सीजनल है। गर्मियों के मौसम में कूलर्स बिकेंगे और ठंडियों के मौसम में वो वैसे ही रखे रहते हैं। अगर आप फाइनेंशियल नंबर्स की बात करेंगे तो इनके रेवेन्यू का बहुत छोटा सा हिस्सा, तकरीबन 1.4% ऑफ टोटल रेवेन्यू FY 2025 में इनके इस कूलर वाले बिजनेस से आता हुआ हमें देखने को मिला। यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छा ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है, लेकिन ये सेगमेंट इतना छोटा है कि उससे हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। एंड शायद क्योंकि वहाँ से बिजनेस बहुत छोटा है, इसी वजह से परसेंटेज वाइज हमें ग्रोथ बहुत बड़ा देखने को मिलता है। चौथा मेजर प्रोडक्ट जो ये कंपनी बनाती है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स में टीवी एंड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स। तो टीवी में ये लोग LED की टीवी की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो कि फिलहाल में एक जॉइंट वेंचर के थ्रू हो रहा है।
अभी हम आगे बढ़ेंगे तो इस जेवी के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। और फिर से हमारे पास आता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स की असेंबली। अगला जो इनका रेवेन्यू का सोर्स है वो है प्लास्टिक के कंपोनेंट्स। तो देखिए, जो प्लास्टिक के कंपोनेंट्स की जब हम बात करेंगे तो उसमें आएगा एसी की बॉडी, वॉशिंग मशीन की बॉडी, टीवी के कैबिनेट्स, बाथरूम की फिटिंग और इसके अलावा बहुत सारे ऑटोमोटिव के पार्ट्स ये लोग बनाते हैं। ये जो भी प्रोडक्ट्स इनके प्लास्टिक कंपोनेंट्स के अंदर में आता है, इन सब को बनाने के बाद ये खुद भी यूज करते हैं और दूसरे भी प्लेयर्स को सप्लाई करते हैं। इस प्लास्टिक मोल्डिंग वाले बिजनेस से हमें रेवेन्यू का एक अच्छा खासा हिस्सा आते हुए देखने को मिलता है। FY 2025 की हम बात करें तो टोटल रेवेन्यू का 20.2% हिस्सा हमें इसी वाले बिजनेस से आते हुए देखने को मिला। सो नाउ आई होप यू हैव अ फेयर आइडिया कि ये कंपनी क्या बनाती है। ये लोग एसी बनाते हैं, वॉशिंग मशीन बनाते हैं, एयर कूलर बनाते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स बनाते हैं, प्लास्टिक के दूसरे मोल्डेड प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं जो दूसरे लोग भी यूज करते हैं और ये लोग भी यूज करते हैं। अगर हम इनके कस्टमर्स की बात करें तो वैसे तो इसमें आपको बहुत सारे ऑलमोस्ट 70 प्लस रिप्यूटेड कंपनीज के नाम देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ वेल नोन ब्रांड्स के नाम मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसे बजाज है, क्रोमा है, इंटेक्स है, हनीवेल है, हैवेल्स है, वर्लपूल है, एलजी है, लावा है, हेयर है, फ्लिपकार्ट आता है, फॉक्सकॉन आ रहा है, गोदरेज आ रहा है। तो आप एक बार इस वीडियो को पॉज करके भी यहाँ पे इनके जितने सारे ब्रांड्स हैं इनको आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इन सारे ब्रांड्स के लिए ये लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं और फाइनली उनकी ब्रांडिंग देके उनके ब्रांडिंग लगा के उनको दे देते हैं और वो ब्रांड्स मार्केट में जाके अपने इन प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। फिलहाल में इन लोगों के पास तकरीबन 11 मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटीज हैं और 2 नए प्लांट ये लोग, एक भिवाड़ी और एक ग्रेटर नोएडा में स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि अभी हम आगे जब बढ़ेंगे कैपेक्स को देखेंगे तो वहां पे हम इन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम इनके ऑपरेशनल एक्सीलेंस की बात करें तो 2 मिलियन इंडोर एसी की मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है और 1 मिलियन आउटडोर एसी के मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है। एंड वॉशिंग मशीन की केस में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ओईएम की रैंकिंग में पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। अगर हम कुछ नंबर्स को कंपेयर करके देखें तो FY 2025 के रेवेन्यू में 24 के मुकाबले हमें 77.3% का एक ग्रोथ देखने को मिला। एबिटा की बात करें तो उसमें हमें 88.9% का ग्रोथ देखने को मिला। पैट की अगर हम बात करें तो उसमें हमें 112.3% का ग्रोथ और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वाज एट अराउंड 27%, विच इन माय ओपिनियन इज एक्सीलेंट। अगर इस बिजनेस में यही वाला ग्रोथ 2-3 सालों के लिए और आ गया तो मुझे लगता है कि इनके शेयर के प्राइसेस अभी जहां पे हैं वहां से एकदम ही रॉकेट हो जाएंगे। अगर इनके बिजनेस को आप रेवेन्यू के हिसाब से बांटना चाहेंगे तो आप 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक को आप बना लो प्रोडक्ट का बिजनेस और दूसरे को आप बना सकते हैं प्लास्टिक की मोल्डिंग एंड कंपोनेंट के बिजनेस को। प्रोडक्ट का बिजनेस की जब आप बात करेंगे तो उसमें एसी, वॉशिंग मशीन और एयर कूलर आ जाएगा। यहाँ पे इसको मैंने नंबर्स में भी आपको समझाया है। एसी के बिजनेस से FY 2025 में टोटल रेवेन्यू में से 3009 करोड़ का बिजनेस यहीं से आया। वॉशिंग मशीन में 448 करोड़ और एयर कूलर से सिर्फ 68 करोड़। ये जो 68 करोड़ है इसमें अगर आप परसेंटेज लगाओगे, जैसे मान लो ये 68 से 100 हो जाता है तो परसेंटेज वाइज तो आपको ग्रोथ ज़्यादा ही दिखेगा और इसी वजह से हमें इसमें जब ग्रोथ आती है तो परसेंटेज वाइज नंबर्स बहुत अट्रैक्टिव देखने को मिलते हैं। वेयरएज अगर आप एसी वाले बिजनेस की बात करेंगे ना तो उसका बेस वाला ही नंबर इतना बड़ा है कि उसमें आपको उस लेवल का ग्रोथ नहीं देखने को मिल सकता है। अगर आप चेयरमैन के मैसेज को भी पढ़ते हैं तो देवर क्रिस्टल क्लियर, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो इन लोगों ने FY 2025 में बोल दिया लेकिन FY 2026 में वो पूरा होते हुए देखने को नहीं मिला, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि शेयर के प्राइसेस में इतनी गंदी वाली हमें पिटाई देखने को मिल रही है। उनमें से एक चीज मैं आपके सामने अगर हाईलाइट करूं तो FY 2025 के एनुअल रिपोर्ट में मैनेजमेंट ने बोला अगले साल हम लोग 6500 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे, जो कि Q1 का ही जो कॉन कॉल अगर आप पढ़ते हैं FY 2026 की तो उसमें मैनेजमेंट हाईलाइट कर रहा है कि देखो जो हमारा समर था वो वैसा नहीं हुआ, गर्मियां वैसी नहीं पड़ी, तो हमारे बिजनेस में वो हमें रेवेन्यू आते हुए देखने को नहीं मिलेगा। अभी हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे तो उन लोगों ने जो उनका टारगेट था 6500 करोड़ उसको घटा के 57-5800 करोड़ किया, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मार्केट ने भी शेयर के प्राइसेस को करेक्ट कर दिया। एक छोटा सा इन लोगों ने झोलझाल भी किया, वो ये है कि प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स को बेच दिया और उसके बाद से ही नंबर्स बेकार आने शुरू हुए, तो हम उनके बारे में भी बात करेंगे जब हम ये देखेंगे कि इनके शेयर के प्राइसेस नीचे क्यों गए। अगर हम केपेक्स की बात करें तो फिलहाल में 700 से लेकर 750 करोड़ के केपेक्स का भी इनका प्लान है, जिनमें से एक ये लोग रेफ्रिजरेटर की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगा रहे हैं साउथ इंडिया में, एक वॉशिंग मशीन का कैंपस लगा रहे हैं ग्रेटर नोएडा में, एसी के बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए ये लोग वेस्टर्न इंडिया में एक नया कैंपस डाल रहे हैं और राजस्थान में ये लोग प्लास्टिक एंड कूलर के मैन्युफैक्चरिंग का एक प्लान डाल रहे हैं। तो ये केपिक्स हो रहा है जो कि एक क्लियर एविडेंस है कि इन लोगों के पास अभी पे डिमांड अच्छा है। मुझे जिस बात का डर है वो ये है ऐसा ना हो जाए कि ये लोग जब केपिक्स कर लें और जो डिमांड इन लोगों ने एक्सपेक्ट करी है अगर वो नहीं आएगा
तो फिर हमें इस शेयर में कुछ अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। सो नाउ आई अज्यूम यू नो अबाउट दिस बिजनेस एंड पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट क्या करती है पैसे बनाने के लिए। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई द शेयर प्राइसेस फेल सो शार्पली। एंड इस चीज को मैं आपको कुछ पॉइंटर्स में समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला मेजर पॉइंट मुझे जो लग रहा है वो ये है, मैनेजमेंट ने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया कि मानसून जो था ना वो इस बारी हमें समय से पहले आते हुए देखने को मिला, जिसकी वजह से जो इनका RAC रूम AC वाला बिजनेस है उसमें हमें 70% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डी ग्रोथ देखने को मिला। ये Q1 FY 2026 वाले कॉन कॉल में मेंशन था। इनफैक्ट जो मानसून के पहले आ जाने की वजह से जो मैनेजमेंट है ना, जिन्होंने पहले से टारगेट दे रखा था 6,500 करोड़ का, उसको भी इन लोगों ने रिवाइज किया और अब भी इनका जो नया वाला टारगेट था वो था 5,700 लेके 5,800 करोड़ का। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट को पहले जब रेवेन्यू के टारगेट्स ज़्यादा मिले तो उसके हिसाब से शेयर के प्राइसेस को फैक्टर कर दिया गया और बाद में जब उन टारगेट्स को रिवाइज किया गया तो शेयर के प्राइसेस में भी हमें ठीक वही रिवीजन देखने को मिला। एक और चीज जो मुझे बड़ी ही अजीब लगी एंड शायद आप में से भी किसी को लगे, सो आई एम नॉट ट्राइंग टू पुट एनी एलिगेशन, लेकिन मैं पूरी कहानी आपके सामने रखता हूँ। देखिए, इस कंपनी के जो नंबर्स खराब आने शुरू हुए वो हुए जून और जुलाई से, और ठीक इसके एक महीने पहले यानी कि मई में प्रमोटर ग्रुप ने अपने शेयर्स को लगभग 5.5-6% का स्टेक ऑफलोड किया। इनफैक्ट एक रिसर्च एनालिस्ट थे, महेश नाम था उनका, उन्होंने कॉन कॉल में ये क्वेश्चन भी पूछा कि आप लोगों ने जब से अपना स्टेक बेचा उसके बाद से ये हमें नंबर्स खराब आते हुए देखने को क्यों मिले। तो मैनेजमेंट ने वहां पे तो जरूर ये बोला है कि देखो, हमारे बेचने से कोई लेना देना नहीं है, बस हम लोगों ने जिस तरीके से सीजन को एक्सपेक्ट किया वैसा प्ले आउट नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमारे सेल्स वाले नंबर्स वैसे नहीं आ रहे हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इंसान गल्ले पे बैठ रहा है उसे दिख रहा होगा कि ये नंबर्स एक महीने के बाद से खराब ही आने वाले हैं और मार्केट शेयर के प्राइसेस में वो पनिशमेंट देगा, तो उसके पहले ऊपर के प्राइसेस पे मैनेजमेंट या फिर प्रमोटर वाला जो ग्रुप है वो लोग अपने शेयर्स को बेच के निकल गए। दिस इज अ ह्यूज रेड फ्लैग फॉर मी, बट वी लिव इन अ वर्ल्ड जो कलयुग है, तो आप सतयुग वाली चीजों को एक्सपेक्ट नहीं करो तो ही बेहतर है। एक और मेजर रीजन जिसकी वजह से मुझे लगता है कि शेयर के प्राइसेस में हमें एक मेजर फॉल देखने को मिला, मेजर करेक्शन देखने को मिला, वो ये है कि पहले इन लोगों ने डिमांड ज्यादा एक्सपेक्ट करी और उसकी वजह से इन लोगों ने काफी अच्छा खासा इन्वेंट्री बिल्डअप कर लिया। बाद में वो डिमांड आया नहीं, जिसकी वजह से एक तो इन्वेंट्री इन लोगों के पास फंस गया था और दूसरा जो कैश फ्लो है उस पर भी हमें काफ़ी स्ट्रेन देखने को मिला। इनफैक्ट अगर आप रिसेंट में जाकर देखोगे तो इनका जो ऑपरेशन से कैश फ्लो था वो तो नेगेटिव में ही चला गया था। इसके अलावा शॉर्ट टर्म में इन लोगों का जो डेट था उसमें भी हमें 200 करोड़ का जो शॉर्ट टर्म का डेट था उसमें इंक्रीज देखने को मिला, जिसकी वजह से तकरीबन इन लोगों ने अगर साल भर उसको कैरी किया तो 20 करोड़ रुपए का, तो वहाँ पे ये लोग सिर्फ ब्याज ब्याज पे करने वाले हैं। सो बॉटम लाइन ये है कि कैश फ्लोज में हमें एक स्ट्रेन देखने को मिला, जिसकी वजह से ये शेयर के प्राइसेस में हमें एक करेक्शन देखने को मिला हैवी। अगला मेजर रीजन जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि PGEL के बिजनेसेस में बहुत अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला, दैट वाज मार्जिन प्रेशर। देखिए, आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। PGEL जैसी जो बिजनेसेस होते हैं इनमें ऑपरेटिंग जो लिवरेज है वो बहुत मैटर करेगा। जैसे क्या होता है, ऐसी कंपनीज में जो ज़्यादातर खर्चे हैं वो फिक्स्ड हैं, जिनकी वजह से ब्रेक इवन के बाद एवरी एडिशनल यूनिट को सेल करने पे इनके जो प्रॉफिट्स होंगे ना वो बड़ी स्पीड में, रॉकेट की स्पीड से ऊपर जाएंगे। जो मैंने एक हाउ टू रीड सैस बिजनेस वाली वीडियो बनाई है उसमें एक पूरा फनल बना के मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि कैसे कैश फ्लोज जो सैस वाली बिजनेसेस होते हैं उनमें ऊपर जाता है। आप ठीक उसी कॉन्सेप्ट को इनके इस ऑपरेटिंग लिवरेज को समझने के लिए यूज कर सकते हैं। सो बॉटम लाइन ये है, PGEL जैसे बिजनेसेस में इनका एक अच्छा सीजन आएगा और उन सीजन में इन लोगों को इतना कमाना होता है कि जब इनका गंदा वाला सीजन आए उस समय के भी फिक्स्ड कॉस्ट इनके अच्छे से उस समय पे निकलना है। लेकिन अगर आप PGEL के केस में बात करेंगे, जो इनका मेन सीजन है वही खराब हो गया, तो उसकी वजह से हमें जो बॉटम लाइन है उस पर काफी स्ट्रेन देखने को मिला। सो आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि शेयर के प्राइसेस में हमें इतना हैवी करेक्शन क्यों देखने को मिला। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि क्या हमें फ्यूचर में इनके शेयर के प्राइसेस में कोई इजाफा देखने को मिलेगा या फिर नहीं। तो देखिए, पहला तो मेजर रीजन जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये कंपनी एक अच्छी बेट हो सकती है, उसका पहला मेजर रीजन मैं आपके सामने रखता हूँ। पहला मेजर रीजन कि ये जो कंपनी है इसका मार्केट शेयर उस समय पे हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है जिस समय पे जो पूरी इंडस्ट्री है उसमें ग्रोथ ऑलमोस्ट फ्लैट है। अगर मैं सिर्फ पिछले 9 महीनों की बात करूं तो ये जो रूम AC का बिजनेस है, अगर आप पूरे इंडस्ट्री वाइज पे बात करेंगे तो वॉल्यूम में जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट फ्लैट टू डिक्लाइनिंग वाले मोड में चल रहा है। वेयर एज अगर हम PGEL के RAC बिजनेस की बात करें तो उसमें हमें 27% का ग्रोथ देखने को मिला। इसके अलावा पिछले 9 सालों में रेवेन्यू में
38.5% के केगर से ग्रोथ और एबिटा में 42.6% के केगर से ग्रोथ देखने को मिल रहा है, विच इन माई ओपिनियन इज ग्रेट। एक और छोटा सा इंसाइट जो मुझे लगता है कि ये जो इनका ग्रोथ आ रहा है ना, वो दूसरे कंपनीज के मार्केट शेयर को ये लोग लगातार कैप्चर कर रहे हैं, तभी जाके हमें ये ग्रोथ देखने को मिल रहा होगा। अदरवाइज इंडस्ट्री के ग्रोथ के साथ अगर इनका भी बिजनेस बढ़ता तब तो बात बड़ी सिमिलर है कि सब लोग ग्रो कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। जब पे इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं है और इस कंपनी में ग्रोथ आ रही है, तो वो ऑफकोर्स उसी रीजन से आ रहा होगा, दूसरे ब्रांड के जो कस्टमर्स हैं उनको किसी तरीके से ये लोग अपने ब्रांड के सामान को बेच पा रहे हैं। दूसरा मेजर रीजन जिसकी वजह से मैं बुलिश हूँ वो मैंने आपको पहले ही बताया, जो इनका केपेक्स प्लान है एंड ऑल्सो जो इनका नया रेफ्रिजरेटर वाले बिजनेस में एंट्री है, उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें नंबर्स थोड़े अच्छे आते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये लोग एक रेफ्रिजरेटर के लिए नई फैसिलिटी डाल रहे हैं इन साउथ इंडिया, और इसके अलावा ये लोग 7 से 750 करोड़ का जो केपेक्स कर रहे हैं, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया। तीसरा मेजर रीजन इज देयर बैकवर्ड इंटीग्रेशन, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट है। तो अगर आप इनकी बात करेंगे तो ये लोग प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, हीट एक्सचेंजर्स, प्लास्टिक मोल्डिंग्स या फिर मेटल शीट के जो कंपोनेंट्स हैं ये लोग खुद इन हाउस मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसकी वजह से क्वालिटी एंड कॉस्ट दोनों को कंट्रोल करना काफ़ी अच्छा ईजी है। एंड फोर्थ मेजर रीजन जिसकी वजह से मैं इस कंपनी पे बुलिश हूँ, दैट इज़ देयर नंबर्स। तो आने वाले टाइम में देखिए, मैं इसके पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बोल चुका हूँ, अगर आप स्क्रीनर या इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाके जो नंबर्स को देखेंगे तो उनको हमें बार बार रिपीट करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि उनकी वजह से जो इम्पैक्ट आना था वो ऑलरेडी शेयर के प्राइसेस में फैक्टर हो चुका है। हमें एज अ एनालिस्ट ये प्रेडिक्ट करना होता है फ्यूचर्स में क्या उन नंबर्स में कोई ग्रोथ आते हुए देखने को मिलेगी या फिर नहीं। जिस तरीके से मैं कंपनीज को पढ़ता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इनके नंबर्स फ्यूचर में आएंगे, स्पेशली ये जो Q4 आने वाला है, उसमें इनके नंबर्स में हमें एक अच्छा नंबर आते हुए देखने को मिलना चाहिए। क्योंकि इनका अगर आप कॉन कॉल भी Q3 FY 2026 वाला भी कॉन कॉल पढ़ते हैं, उसमें भी मैनेजमेंट एक जगह पे हाईलाइट किया है कि जो हमारा Q4 होता है ये पिछले साल भी बहुत अच्छा था और इस साल भी बहुत अच्छा जाएगा। सो मेरे हिसाब से जो नंबर्स आने वाले हैं वो नंबर्स काफ़ी अच्छे आएंगे, जिसकी वजह से वैसे ये कंपनी का जो बिजनेस है वो मुझे काफ़ी समझ में आता है। बस वैल्यूएशन का एक प्रॉब्लम था, या फिर आप कह सकते हैं कि जो नंबर्स पहले थे वो काफ़ी ओवर वैल्यूड लग रहे थे। अभी पे जो नंबर्स आ रहे हैं वो मुझे लग रहा है कि सही है। सो बॉटम लाइन ये है, जिस तरीके से मैं बिजनेसेस को पढ़ता हूँ, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट इज अ गुड बेट फॉर फ्यूचर। आई होप इस वीडियो को देख के आपको कुछ सीखने को मिला, और अगर सीखने को मिला प्लीज हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल पे मैं अपने सेकंड वाले चैनल को एज अ कोलैबोरेटर डालने वाला हूँ, सो आप उस वाले भी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, यू कैन ज्वाइन दैट। वहाँ पे कोई टिप्स की बातें नहीं होती हैं, लेकिन मैं वहाँ पे बहुत सारे अपडेट्स को शेयर करता हूँ जो आपको टाइमली मिल जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।